स्वागत 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 आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आदर, अभिनंदन, आभार। मैं रंजीत कुमार भगत आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्विज के तरह खेलेंगे, सीखेंगे। खेल खेल में ही बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग। और इसमें आपको प्रश्नों का एक सीरीज चलेगा। मेरे कई वीडियोज़ इस तरह के हैं, आप जाके पिछले वीडियो में इस प्रकार का अध्ययन और कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी दूंगा और उसका थोड़ा सा वर्णन भी करूंगा। ये प्रश्न हिंदी में रहेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डेलिंग एनीथिंग। के बनी जानकार पति। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन हियर नाउ। क्यों समुंदर, ये क्यों समुंदर, इसमें डूब जाइए और डूब के ज्ञान प्राप्त कीजिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ह्यूमस गहरे रंग वाला जैविक पदार्थ होता है जिसका निर्माण पौधे और जीवीय पदार्थों के मृदा में विघटन के बाद होता है। इस संदर्भ कथन पर विचार करते बताइए कि ह्यूमस में नाइट्रोजन मौजूद होती है जो पौधे के विकास के लिए जरूरी होता है और पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करती है। ह्यूमस सूक्ष्म पोरसता को बढ़ाकर मृदा में नमी बनाए में रखने में मदद करता है। तो आई थिंक इसका बहुत ही आसान सवाल था। पहला सवाल आसान ही होना चाहिए और इसका सही जवाब है सी इज़ द राइट आंसर। बोथ आर करेक्ट। देखिए, ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थों के विघटन के बाद ह्यूमस को विभेदित किया जा सकता है। कार्बनिक पदार्थों को अपरिष्कृत पदार्थ, कार्बनिक पदार्थों अपरिष्कृत पदार्थ होता है। इसमें मूल पौधों के अवशेष अभी भी उसी अवस्था में बने रहते हैं। दूसरी ओर पूरी तरह से ह्यूमीकृत कार्बनिक पदार्थ का रंग गहरा काला होता है और यह स्पंजी जेली जैसा दिखता है और यह अक्रिस्टलीय भी होता है। साथ ही साथ यह शताब्दियों तक ऐसा ही बना रह सकता है। ह्यूमस बनने की प्रक्रिया को हम लोग ह्यूमिफिकेशन प्राकृतिक रूप से मृदा में या खाद के उत्पादन की आरंभ में हो सकती है। ह्यूमस काला या गहरे रंग का हो सकता है। जैविक पदार्थों का, कार्बन पदार्थों का संचयन होता है इसमें बहुत ज़्यादा। जिस दर या जिस तीव्रता या जिस धीमी गति पर कच्चे पदार्थ कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस में बदल देते हैं, यह पौधों, जानवरों और मृदा में सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व को बढ़ा देता है। प्रभावी ह्यूमस यानी इफेक्टिव ह्यूमस और स्थिर ह्यूमस, स्टेबल ह्यूमस, रोगाणुओं के पोषक तत्वों के स्रोत है। प्रभावी ह्यूमस आसानी से उपलब्ध आपूर्ति प्रदान करता है और स्थिर ह्यूमस दीर्घकालिक भंडारण के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। जलीय पारिस्थितिक तंत्र यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम में घुलित ऑक्सीजन के बारे में अपने कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन सही है। जल निकाय के तापमान में वृद्धि के साथ क्या यह जो घुलित ऑक्सीजन है वो बढ़ता जाता है। दूसरा, ताजे जल में इसकी सांद्रता आमतौर पर वायु में ऑक्सीजन की सांद्रता से अधिक होती है। दूसरा, जल पर बर्फ का आवरण घुलित ऑक्सीजन सांद्रता को घटा देता है। ओके, आपके ऑप्शन ये रहे। आपका सवाल, आपका समय शुरू होता। आप जानते हैं इसका सवाल एलिमिनेट मेथड से बन सकता है। बहुत ही आसान है ये, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे जैसे जल का टेम्परेचर बढ़ता है उसमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ना कि बढ़ती है। इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। इसलिए एक को छाटिए, एक एक और आप पहुँच गए आंसर बी में। ओके, तो यू गॉट द आंसर, बी इज द राइट आंसर। घुलित ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन, जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा के मापन का एक साधन है। इससे यह ज्ञात होता है कि जल में जीवित जलीय जीवों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। धारा या झील में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा जल की गुणवत्ता दर्शाती है। ऑक्सीजन सांद्रता वायु में बहुत अधिक होती है, तो जल की तुलना में लगभग 21% ऑक्सीजन होता है। 1% ऑक्सीजन का छोटा सा अंश पानी में है। बढ़ते तापमान के साथ घुलित ऑक्सीजन का स्तर भी कम होता चला जाता है, लेकिन ऑप्शन में तो आपको ज़्यादा दिया था, इसलिए आपने उसको छाट दिया। वायुमंडल ऑक्सीजन घुलित ऑक्सीजन के स्तर से बहुत अधिक होती है। हिम और बर्फ जलीय पौधों तक पहुंचने सूर्यताप की मात्रा को कम करते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन का उत्पादन कम हो जाता है। कि प्रकाश की मात्रा कम होगी तो स्वाभाविक है प्रकाश संश्लेषण कम होगा, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो घट जाएगा। इसलिए भी आप समझ सकते हैं गलती क्यों था वो भी। चलिए, पुलिकट झील के बारे में बताइए। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करते हुए बताइए पुलिकट झील के बारे में कौन सा कथन सही है। पुलिकट जो झील है या लेगून भारत का सबसे बड़ा लवणीय जल लेगून है। पुलिकट लेगून भारत का सबसे बड़ा लवणीय जल का लेगून है। दूसरा, पुलिकट झील पर वार्षिक फ्लेमिंगो महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस झील में पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य स्थित है।
ऑप्शन सी है ये रहे आपके, सोचिए। पहला ऑप्शन तो गलत ही है, आपको अगर पता चलता होगा तो। एक काटिए, ये काटिए, ये काटिए, सी में पहुँचेंगे आंसर में। तो पुलिकट नहीं बल्कि सांभर झील, आपको पता ही होगा शायद, मेरे ख्याल से। चिल्का झील के बाद पुलिकट लेगून भारत का दूसरा सबसे बड़ा खारे लवणीय जल लेगून है। इस जल में पुलिकट झील पश्चिमी अभयारण्य स्थित है। पुलिकट झील पर वार्षिक फ्लेमिंगो महोत्सव आयोजित किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, चौथा नंबर का ये प्रश्न है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कौन सा ओजोन प्रदूषण की निगरानी करते हैं? गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल, बॉन कन्वेंशन, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से आपने इसका आंसर प्राप्त कर लिया होगा। इसका सही जवाब है 1, 3 और 4। 2 बॉन कन्वेंशन तो CMS से है, इसलिए नहीं हो सकता आंसर। अम्लीकरण, सुपोषण, यूट्रोफिकेशन और धरातलीय ओजोन स्तर के समन हेतु 1999 में गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल एक बहु प्रदूषक प्रोटोकॉल है, जिसे अम्लीकरण, सुपोषण, धरातलीय ओजोन में स्तर में कमी करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह प्रोटोकॉल कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज बाउंड्री ट्रांसबाउंड्री एयर पॉल्यूशन का एक भाग है। प्रवासी प्रजाति अभिसमय कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS, जिसे बॉन कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य स्थलीय, जलीय और एवियन प्रवासी प्रजातियों का जो रेंज होता है उस क्षेत्र का संरक्षण करना होता है। अभी हाल में CMS 13 हुआ था, जो पता होगा आपको, गांधीनगर में हुआ था। भारत इसका मेजबानी कर रहा था। इसका जो क्रिटिकली इंडियन, जैसे कि आपको पता होगा, गिबी इसका मॉस्कट था। ओके, ओजोन को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत 8 प्रदूषकों में एक रूप में, मतलब 8 प्रदूषकों में एक है, इसलिए इसका मॉनिटर तो किया जाता है। ओजोन की निगरानी सफर जो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग के तहत प्रदूषकों में भी एक रूप में निगरानी की जाती है। ओके, अगला है बेजल कन्वेंशन से है। बेजल कन्वेंशन या बेजल बैन अमेंडमेंट, ये तो आपको पता होगा, मेरे ख्याल से बहुत ही ईजी प्रश्न है। क्या ये बेजल रसायनों, जो खतरनाक रसायन होता है उसके आयात से है, पॉल्यू गैस डिसल्फराइजेशन से है, वैश्विक अपशिष्ट डंपिंग निषेध से है, और लॉन्ग रेंज ट्रांसबॉडी पॉल्यूशन से है। आई थिंक यू गॉट द आंसर। इसका सही जवाब तो पता ही होगा आपको, वैश्विक अपशिष्ट डंपिंग निषेध से है। बॉन कन्वेंशन नहीं बल्कि बेसल बैन संशोधन। बेसल बैन संशोधन 1995 एक वैश्विक अपशिष्ट डंपिंग निषेध जो क्रोएशिया द्वारा सितंबर 2019 को इसकी पुष्टि की जाने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय कानून बन चुका है। अब इसको स्वीकृति प्रदान करने वाला क्रोएशिया जो है 97वां देश है। पक्षकार द्वारा 1995 में बेसल कन्वेंशन के दौरान अपनाया गया था। बेसल कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य बेसल एक्शन नेटवर्क BAN के अनुसार मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरनाक अपशिष्ट के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण प्रदान करना है। ध्यान रहे, बेन अमेरिका स्थित एक चैरिटी संगठन है। यह उन संगठनों एवं देशों में एक है जिसने तो आपको समझ में आ चुका होगा कि बेन अमेरिका में स्थित एक चैरिटी संगठन है। यह उन संगठनों और देशों में से एक है जिसने वैश्विक पर्यावरण न्याय एनवायरमेंटल जस्टिस के एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में बेसल बैन संशोधन का निर्माण किया है। बेसल बैन संशोधन आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के 29 समृद्ध देशों द्वारा गैर OECD देशों को किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और अप्रचलित जहाज़ों, जो मतलब परिचालन में जो नहीं अभी चल नहीं रहा है, सहित खतरनाक अपशिष्ट के सभी प्रकार के निर्यात पर प्रतिबंधित आरोपित करता है। ऐसा ना हो कि अमीर देश अपने खतरनाक जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका डंपिंग किसी विकासशील देश में कर दे। इसलिए इसके लिए एक कन्वेंशन बनाया गया है, आप इसके बारे में पढ़ लीजिए, बेसल बैन कन्वेंशन। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मध्यकालीन युग के कुछ घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताइए कि कौन सा कथन उपयुक्त में से सभी कौन कथन सही है। अल बुरूनी की किताब उल हिंद अंतर्दर्शन, रसायन विद्या, सामाजिक जीवन, कानून और माप पद्धति जैसे कई प्रकार के विषयों से संबंधित है। अल बुरूनी की किताब है जिसका नाम है उल हिंद। क्या ये अंतर्दर्शन, रसायन विद्या, सामाजिक विज्ञान, कानून और माप पद्धति
जैसे कई प्रकार के विषयों को इंक्लूड करता है। दूसरा, इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत, जिसकी रचना अरबी में की गई थी, जिसे रहला कहा जाता है। यह मध्यकालीन युग के भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में एक बेहतरीन जानकारी का स्रोत है। क्या ये सही है? आपके ऑप्शंस रहे हैं इस प्रकार और आप आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक इसका सही जवाब है सी। दोनों कंडीशन, दोनों ऑप्शन सही है। लेट्स सी अबाउट इट। अल बरूनी की किताब है उल हिंद, किताबुल हिंद एक किताब है जो किताबुल हिंद की रचना अरबी में की गई है। यह किताब वास्तव में सरल है, बहुत ही आकर्षक है, एक विशाल पुस्तक है जिसमें धर्म है, दर्शन है, त्यौहार है, खगोल विज्ञान है, रसायन विद्या, शिष्टाचार, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, वजन है, माप है, कानून है और माप पद्धति जैसे विषयों पर 80 अध्याय है। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत की रचना अरबी में की गई थी, जिसे रहला कहते हैं। यह 14वीं शताब्दी के दौरान उपमहाद्वीप में प्रचलित सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बहुत ही बेहद समृद्ध और दिलचस्प वितरण प्रदान करता है। अपनी श्रेणी के अधिकांश अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता यात्रा के माध्यम से प्राप्त अनुभवों को पुस्तकों की तुलना में ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानता है। यात्रा उनके लिए बहुत ही, ऐसे भी यात्रा वृत्तांत तो बहुत ही फेमस चीज़ होता ही है, तो यात्रा को बहुत एक महत्वपूर्ण ज्ञान का स्रोत माना भी गया है। जब आपको मौका मिले यात्रा जरूर कीजिए, यात्रा से बहुत कुछ फायदा मिलता है। ये तो मेरी व्यक्तिगत राय है। इसे केवल यात्रा पसंद करता है और नई दुनिया एवं लोगों की खोज करने के लिए दूरस्थ स्थानों की यात्रा करता था इब्न बतूता। ओके, 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा कौन सी घटनाएं घटित हुई? 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई थी आफ्टर 1857 का जो एक्ट, मतलब एक तरह से विद्रोह हुआ था, उसके बाद महारानी विक्टोरिया की घोषणा आया। तो उसके बारे में बताइए कौन कथन सही है? ब्रिटिश क्राउन के द्वारा सभी रियासतों और उनके विषयों पर संप्रभुता और नियंत्रण स्थापित करना। ब्रिटिश क्राउन द्वारा धीरे धीरे भारत में एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना की जाएगी जहां जनता शक्ति का स्रोत होगी। क्या ये सही था? ओके, बताइए। आई थिंक यू नो अबाउट दैट। इसमें से दोनों स्टेटमेंट जो है ना, आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है? क्या लगता है आपको? जी हाँ, इसका दोनों स्टेटमेंट गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 1858 की महारानी विक्टोरिया के घोषणा के अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासित क्षेत्रों का शासन अब प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा किया जाएगा। भारतीय नरसों के साथ कंपनी के द्वारा की गई सभी संधियां समझौते को ब्रिटिश क्राउन के द्वारा यथावत स्वीकार कर लिया गया। घोषणा के अनुसार आश्वासन दिया गया कि नरेशों के अधिकारों, उसकी गरिमा, उसकी परिस्थिति का सम्मान किया जाएगा। भारतीय जनता को भी आश्वासन दिया गया कि उसके साथ वर्तमान राज्य क्षेत्र में विस्तार नहीं किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह थी कि अब भारतीय सिपाहियों को ब्रिटिश सेना में नियमित सेवा में भर्ती किया और विश्व युद्ध में तैनात किया जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, निम्नलिखित में कौन पूर्व औपनिवेशिक भारत में अन्यायपूर्ण सामाजिक भेदभाव को कम या समाप्त करने में शामिल थे? बौद्ध धर्म, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन और आपके ऑप्शन ये रहे। मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल चुका होगा। डी इज द राइट आंसर। 1 2 3। समाज, अनेक सामाजिक बुराइयों ने भारतीय समाज को त्रस्त कर दिया था। समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह और जातिगत भेदभाव जैसे बहुत सी चर्चित समस्याएं प्रचलित रूप से फैल रही थी। ऐसा नहीं कि पूर्व में औपनिवेशिक भारत ने सामाजिक भेदभाव से लड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किए थे। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, बौद्ध धर्म के ये केंद्र विषय थे। इनके द्वारा पुरजोर विरोध किया गया। बाद में 19वीं सदी के दरम्यान में उत्तर उपनिवेशवादी दौरान के दौरान सामाजिक सुधार के प्रयास तो चलते रहे। आधुनिक संदर्भ में और विचारों को बढ़ावा दिया गया। पश्चिमी उदारवाद के आधुनिक विचारों का रचनात्मक संयोजन और पारंपरिक साहित्य का एक नया रूप लाया गया। अगला प्रश्न है तत्वबोधिनी सभा के बारे में। इसका गठन ब्रह्म समाज के अलग होकर किया गया था। इसे देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। इसने हिंदू धर्म के वैदिक विचारों का विरोध किया था। आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होगा 3 तो ऐसे ही गलत हो गया, तो यू कैन इलिमिनेट और आंसर में प्राप्त कर लीजिए 1 और 2 सही है। कुछ टीकाकारों के अनुसार शुरुआती वर्षों के दौरान देवेंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि विश्व ईश्वर द्वारा निर्मित है और इसके भीतर सभी चीज़ें मौजूद हैं जो परमात्मा और अंतिम लक्ष्य रूपी ब्रह्मा के ज्ञान के मार्ग करती है। इसी प्रकार उनका मानना था कि भौतिक संपत्ति का निर्माण या उस पर अधिकार उचित इरादे से किया जाना चाहिए जो समाज और दूसरे लोगों के हित में होना चाहिए। साथ ही साथ उस संपत्ति को न केवल नैतिक रूप से बल्कि सामंजस्यपूर्ण समाज की अति आवश्यकता के अनुरूप ही होना चाहिए।
1859 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वोदनी को पुनः ब्रह्म समाज में शामिल कर लिया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन आपके भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में है। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कदम सही है बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन कैबिनेट मिशन योजना की विफलता का एक प्रमुख आधार था। भारत छोड़ो आंदोलन का पहला आधा भाग प्रदर्शनों और जुलूसों के साथ शांतिपूर्ण रहा। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इस दौरान देश के कुछ हिस्सों में समांतर सरकारें स्थापित की गई थी। आई थिंक दिस इज द सिंपल क्वेश्चन वंस अगेन। आई थिंक बट आई डोंट नो अबाउट योर नॉलेज। तो मेरे ख्याल से आपको पहला आंसर तो पता है, एक गलत है, एक गलत है, एक गलत है, तो सी इज द राइट आंसर। कैबिनेट मिशन से कोई मतलब नहीं है भारत छोड़ो आंदोलन का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, विश्व युद्ध की जो त्रासदी मिली थी उसका परिणाम क्या होता, भारत भी इससे बहुत ही प्रभावित हुआ था। और क्रिस मिशन की असफलता के बाद 8 अगस्त 1942, तो क्रिस मिशन है ना कि कैबिनेट मिशन है, ठीक है, के विफलता के बाद क्या हुआ, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से करो या मरो का नारा दिया। करो या फिर मरो। ध्यान रहे, ये जो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने बॉम्बे में ग्वालियर टैंक के मैदान में अपने भारत छोड़ो भाषण के दरमियान भी करो या मरो का नारा दिया था। सबसे अच्छी बात यह है कि इस भाषण में पार्टी के भीतर हलचल मच गई थी और यहाँ तक कि पंडित नेहरू और मौलाना आज़ाद नेताओं ने भी इसकी आलोचना कर दी, लेकिन अंत तक महात्मा गांधी का नेतृत्व का ही समर्थन करते रहे। अन्य प्रमुख तत्व जान लीजिए, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी जैसे कई राष्ट्रीय नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। नेताओं को गिरफ्तार होते ही पूरे देश में उसके कार्यालयों पर छापा मारा जाना स्टार्ट हो गया, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। आंदोलन का आधा भाग प्रदर्शनों और जुलूसों के साथ शांतिपूर्ण था। महात्मा गांधी की रिहाई तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किए गए थे। आंदोलन का दूसरा भाग डाकघरों, सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशनों को लूटपाट, आगजनी घटनाओं को से हिंसक हो गया। लॉर्ड लिनलिथगो ने हिंसा की नीति को अपनाया। भारत छोड़ो आंदोलन एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस दौरान देश के कुछ हिस्सों में समांतर सरकारें स्थापित होने लगी थी। इसकी प्रथम घोषणा अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पूर्वी यूपी के बलिया के कई गांव इसमें शामिल थे। बंगाल के मिदनापुर जिले में तमलुक में 17 दिसंबर 1942 को जटिया सरकार अस्तित्व में आई और सितंबर 1944 तक बनी रही। महाराष्ट्र के सतारा में सबसे लंबे समय तक चलने वाली और प्रभावकारी समांतर सरकार की स्थापना भी की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, अशोक के स्तंभों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने मेसन द्वारा टुकड़ों से निर्मित किया गया था। स्तंभ के शीर्ष भाग पर आमतौर पर बैल या शेष की उत्कृष्ट आकृतियां उकेरी गई थी। मौर्य साम्राज्य में पत्थर निर्मित स्तंभ स्थापित किए गए थे जिन्हें अभिलेखित किया गया था। कौन सा कथन सही है अशोक के स्तंभ की विशेषता के बारे में? तो आई थिंक यू नो अबाउट दैट कि वन स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वन इज एलिमिनेटेड, तो ए इज द राइट आंसर। स्तंभों का निर्माण करने की परंपरा अति प्राचीन है और यह देखा गया है कि स्तंभों का निर्माण अखमानी साम्राज्य में भी प्रचलित था। अखमानी स्तंभ मौर्यकालीन स्तंभों से अलग था। मौर्य स्तंभ रॉक कट स्तंभ है जिन पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है, जबकि अखमानी स्तंभों का निर्माण मेसन के टुकड़ों द्वारा किया गया है। मौर्य साम्राज्य में पत्थर निर्मित स्तंभ स्थापित किए गए हैं जिन्हें अभिलेखित किया गया है। स्तंभ पर शीर्ष भाग में बैल, शेर, हाथी आदि की उत्कृष्ट आकृतियां उकेरी गई है। सभी आकृतियां ओजस्वीपूर्ण है, उससे मतलब लगता है ताकत आ रहा है। दूसरा प्रश्न है, धर्मचक्र प्रवर्तन प्रतीक वाला मौर्यकालीन स्तंभ किससे जुड़ा हुआ है, किस स्थान पर है? धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ, वैशाली, नालंदा, राजगीर। तो इसका जवाब तो पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से सारनाथ है। क्या सही राइट है कि नहीं है बताइए। जी हाँ, सारनाथ इज द राइट आंसर। यह सारनाथ में स्थित है। इसे लोकप्रिय रूप से अशोक स्तंभ के रूप में जाना जाता है, जो मौर्यकालीन मूर्तिकला परंपरा का एक सबसे उत्कृष्ट उदाहरण में से एक है। यह हमारा राष्ट्र प्रतीक भी है। इसे सूक्ष्मता के साथ उत्कीर्ण किया गया है। इसमें गोलाकार आधार पर गर्जन करते हुए शेरों की आकृतियाँ दिखाई गई है और साथ ही साथ घोड़ा है, बैल है, शेर है, हाथी है। इन्हें सटीकता के साथ उत्कीर्ण किया गया है। यह मूर्तिकला तकनीक के उत्कृष्ट कार्यों को प्रदर्शित करता है। धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश का प्रतीक स्तंभ बुद्ध के जीवन में इस
धर्मचक्र महान ऐतिहासिक घटना का एक महान मानक प्रतीक बन गया। नालंदा महाविहार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मूल रूप से गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त के प्रथम निर्मित किया गया था। नालंदा महाविहार क्या ये कुमारगुप्त द्वारा बनाया गया था? गुप्त काल के बाद विशेषकर 7वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज के सम्राट हर्ष के शासन में नालंदा के कई राज्यों को द्वारा नष्ट कर दिया गया। ह्वेनसांग और फाहियान दोनों चीनी यात्री नालंदा में अध्ययन किए थे। तो टू स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, सो यू गेट द आंसर, सी इज द राइट आंसर। भारत में मगध यानी आधुनिक बिहार के प्राचीन राज्य में नालंदा महाविहार एक विशाल और एक बहुत ही बेहतरीन बौद्ध मठ है। मूल रूप से इसका निर्माण गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त द्वारा कराया गया था, लेकिन गुप्त काल के दौरान बाद में इसका विस्तार करने का कार्य जारी रहा। गुप्त काल के बाद नालंदा में कई राज्यों विशेषकर 7वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज के सम्राट हर्ष के शासनकाल में इसका निर्माण कार्य जारी रहा। ह्वेनसांग और फाहियान दोनों चीनी यात्री नालंदा में अध्ययन करने आए थे। यहाँ रहन सहन और जो उनका जीवन का वर्णन भी किया था। अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। कौन सा महत्वपूर्ण प्राचीन बंदरगाह शहर है? कांची, मथुरा, कदलकोल, मुजिरिस। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही जवाब है 1, 2 एंड 4। सी इज द राइट आंसर, नॉट 3। कांची को तमिलनाडु में कांचीपुरम के नाम से जाना जाता है। 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व स्थित तक यहाँ चीनी लोग विदेशी जापानों में मोती, दुर्लभ पत्थर, कांच खरीदने आते थे और बदले में सोना और रेशम बेच देते थे। तमिलनाडु में मदुराई ये पांडे की राजधानी थी। मन्नार की खाड़ी से होने वाले जो मोतियों का उत्पादन पर उनका नियंत्रण था। मुजिरिस ईसा पूर्व पहली शताब्दी में केरल के मालाबार तट पर मुजिरिस या मुसिरी नाम का एक प्राचीन इंडो रोमन बंदरगाह था। तमिलनाडु में चोल राज्य वंश का बंदरगाह शहर पुमापुहार जो लगभग 1000 वर्ष पूर्व समुद्री में नष्ट हो गया था। ध्यान दें कि पुमापुहार शहर को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम द्वारा डिजिटल रूप से पुनर्निर्मित करने जाएगा। डीएसटी के अधिकारियों ने कहा है कि संगम तमिल साहित्य में वर्णित किया गया है। दक्षिण तमिलनाडु में मौजूद पुमापुहार शहर में 30 किलोमीटर दूर स्थित कदगलकोल या समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण जलमग्न हो गया था। 5वां प्रश्न है, आपके आखिरी प्रश्न का जवाब आपको मिलना चाहिए। भारत में 9 पसान स्थल है। बुर्जहोम, ब्रह्मगिरी, तेक्कलकोटा, चिरांद। आई थिंक इसका पता है। इसका आंसर है 1, 2, 3, 4, ऑल आर राइट। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे महत्वपूर्ण 9 पसंद कृषि स्तंभ में एक मेहरगढ़ है। बलूचिस्तान का पठार के किनारे सिंधु की एक सहायक नदी बोलन नदी पर स्थित है। और बहुत सारे स्थल हैं जिसमें कि बुर्जहोम है, उत्तर प्रदेश का बेलन घाटी, महागारा, चोपनी मांडो, कोल्डी हवा, उसका बिहार में स्थित चिरांद। दक्षिण भारत में 9 पसंद के अनेक स्तंभ जैसे कोडेकल है, नागार्जी कुंडा है। कर्नाटक में तेक्कलकोट्टा है, मास्की है, नरसीपुर है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। आपको और आपके दोस्तों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। आने वाले भविष्य में आपका बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।